Hello everyone, and once again welcome back to your own YouTube channel, Success Sagar with Ravi. In today's video again, I'll teach you some of the questions based on cloze test and PQRS. PQRS means subject sentence rearrangement. It means some sentences of a particular paragraph will be given to you. They will not be in a proper order. तो आपको उन sentences को proper order में रखना है. But before I begin, I request all of you to subscribe to the channel and press the beautiful bell icon so that you can get notified about all the upcoming lessons. चलिए शुरू करते हैं क्लास को. 2020 में पूछा हुआ ये क्लोज टेस्ट एंड PQRS है, इसको हमें समझना है. क्लोज टेस्ट तो काफ़ी आसान सा दिख रहा है मुझे, बहुत टफ नहीं है. फिर भी पढ़ना हमारा काम है, हम इसे पढ़ेंगे. ठीक है, कुछ वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग मैंने यहाँ लिख दी है ताकि आपको जो है समझना आसान हो जाए. देखते हैं. द 5 सेंसेस, एक बार इसे पूरा पढ़ देता हूँ, बड़ा छोटा पैराग्राफ है, आप इजिली कर ले जाएंगे इसे. द 5 सेंसेस, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है. साइट यानी आंखों से संबंधित, हियरिंग यानी कान, टेस्ट यानी कि जीभ से स्वाद, टच यानी ऐसे करना, एक और वहां पे लिखा गया है 2, इसके बारे में बात हुई है. तो एंड के बाद वहां लिखा है, तो यानी कि एक ब्लैंक नंबर 2 एंड ब्लैंक नंबर 1 को फिल करना है. देखिए, द 5 सेंसेस, जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें वर्ब चाहिए. ऑफ प्रेपोजिशन तो होगा नहीं, इन प्रेपोजिशन होगा नहीं. 2 वर्ब है, एक वर्ब है आर और दूसरा वर्ब है इज. इन दोनों में से कोई एक होगा. हमें पता है कि यहाँ सेंसेस, इंद्रियां, जो कि प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, तो वर्ब इज नहीं हो सकता, वो क्या होगा, आर ही होगा. यानी यहाँ क्या बनेगा, द 5 सेंसेस आर, यानी जो 5 सेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं. साइट 1, 2, 3, 4, पांचवा वहां पे है. यानी कि साइड मतलब आंखों से रिलेटेड हो, हियरिंग मतलब कान से सेंसेस हैं आपकी, टेस्ट मतलब जीभ, टंग, टच मतलब फील करना किसी चीज को. पांचवा सेंसेस का क्या होगा आपका, हैप्पीनेस, एंगर, ये तो फीलिंग्स हैं, सैडनेस और स्मेल. जाहिर सी बात है, आंख, कान, जीभ और ये टच करने वाला हो चुका है, तो बचा क्या, नाक, सूंघना. यानी कि जो पांचवा सेंस रहेगा आपका वो रहेगा स्मेल. जो सही वर्ड यहाँ बनना चाहिए वो होना चाहिए स्मेल. यानी कि जो 5 सेंसेस हैं वो क्या है आपके, यही सारे पांचों के पांचों हैं. व्हाट इज समटाइम्स, मतलब कौन सी वो ऐसी वो चीज है जो कि कभी कभी एज टू 6th सेंस इज अ पावर टू बी. आई चेक करते हैं आगे. ओके, देखते हैं 23वां में ना, यहाँ ये बोला है कि कोई तो एक ऐसी चीज है जिसको कि इन पांचों के अलावा 6th सेंस के फॉर्म में माना जाता है, और वो क्या चीज है, पावर टू बी अवेयर. देखिए, अवेयर एक एडजेक्टिव है, तो ये तो भले यहाँ न दिया हुआ हो, लेकिन ये चीज याद होनी चाहिए कि जनरली अगर प्रेपोजिशन की बात आएगी तो अवेयर के साथ हम ऑफ ही यूज करते हैं. चौथा वाला तो हो गया. अब वहां बात आ रही है कि क्या चीज है. व्हाट इज समटाइम्स रिटेन्ड. रिटेन का मतलब क्या होता है, टू कीप और टू मेंटेन. रेफर मतलब होता है किसी को मेंशन करना. तो जब किसी को मेंशन करने की बात हो रही है तो क्या बात चल रहा है आपका कि व्हाट इज समटाइम्स रेफर टू या रिक्वायर्ड टू एज अ. रिक्वायर्ड टू के बाद जो है कि जनरली हम किसी वर्ब का यूज करते हैं, तो वर्ब नहीं तो हो नहीं सकता. रिटेन का मतलब क्या है, व्हाट इज समटाइम्स रिटेन्ड, मतलब क्या मेंटेन किया जाता है, टू. तो रिटेन के बाद टू आता नहीं, तो ये हटा दीजिए यहाँ से आप. रिमाइंड करना, किसी को याद दिलाना, ट्रांसिटिव वर्ब है तो टू प्रपोजिशन आएगा नहीं, यहाँ पे इसको हटा दीजिए. तो अभी क्या बन जाएगा आपका, व्हाट इज समटाइम्स रेफर्ड टू, मतलब क्या, कौन सी वो चीज है जिसको रेफर किया जाता है, जिसको मेंशन किया जाता है, किस रूप में मेंशन किया जाता है, 6th सेंस के रूप में. यानी कि 5 सेंसेस तो वो हो गए, 6th सेंस क्या है, वो फिजिकल सेंसेस हैं सारे. इज अ पावर टू बी अवेयर. तो अवेयर के बाद क्या बनेगा, ये रेफर्ड ही होगा यहाँ पे. आगे क्लियर हो गया. आज जरा फिर से यहाँ पे ले देता हूं मैं, ये आर है. आर के बाद यहाँ पर ये क्या था आपका, स्मेल था. यहाँ मैंने अपने गेस के बेसिस पर ऑफ भरा था, चेक कर लेंगे आगे यहाँ का सुटेबल हो रहा है कि नहीं. और यहाँ पे क्या था वर्ड, रेफर्ड टू, मतलब किस नाम से दिया जाता है, रेफर करने का मतलब ये बन गया, रेफर्ड टू एज द 6th सेंस इज अ पावर टू बी अवेयर ऑफ थिंग्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द 5. अवेयर ऑफ द थिंग्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द 5. 5 क्या, अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए ना, कौन कौन से, ऑन, इन, ऑफ, एट. तो जाहिर सी बात है कि अवेयर के साथ मैंने पहले ही बताया था आपको
कि हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, दूसरा प्रेपोजिशन नहीं, तो ऑफ यहाँ आया है तो इससे बन गया कि मतलब कि कौन सा वो सेंस है, कौन सी वो चीज है जिसको कि सिक्स्थ सेंस के रूप में माना जाता है, सिक्स्थ सेंस के रूप में उसको किया जाता है, मेंशन किया जाता है, तो वो है आपका इज अ पार्ट टू बी अवेयर। वो एक ताकत है आपकी अवेयर, जागरूक हो जाना किस चीज के बारे में, उन चीजों के बारे में हो जाना जो कि इंडिपेंडेंटली ऑफ द 5 सेंसेस। कौन से 5 सेंसेस हैं आपके? अ काइंड ऑफ सुपरनेचुरल सेंस, यानी कि ये जो सेंस है आपका इंडिपेंडेंटली ऑफ द 5। अब देखिए यहाँ पे देखिए बॉटनिकल, जियोग्राफिकल, जियोलॉजिकल एंड फिजिकल, देखिए सब में अल आया है, अल 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 अल। तो जिन वर्ड्स के एंड में अल होता है जनरली आपके वो एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी कि हमेशा लगा दें ज्यादातर केसेस में। इनकी मीनिंग्स मैंने यहाँ लिखी है, पहले समझ लेते हैं। जैसे कि जियोलॉजिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? भू विज्ञान विषयक। जियोग्राफिकल को क्या कहते हैं? भूगोल विषय। इंग्लिश में देख लीजिए, जियोग्राफिकल मतलब रिलेटिंग टू जियोलॉजी और टू द जियोलॉजी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और प्लेस। व्हाट अबाउट दिस वन? कंसर्न्ड विद और रिलेटिंग टू जियोग्राफी। यहां देखिए बॉटनिकल क्या है? इन्वॉल्विंग और रिलेटिंग टू प्लांट्स और स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट से रिलेटेड होता है ये। फिजिकल मतलब कनेक्टेड विद योर बॉडी रादर देन योर माइंड, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो बातें हुई थी, यहाँ पर ये जो सेंसेस के बारे में बात हो रही थी, कान हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया, जीभ हो गया, फिजिकल है। यहाँ पे दिया गया कि जो सिक्स्थ आपको सेंस के रूप में जिसे कंसिडर किया जाता है वो क्या है? वो पावर है आपकी कि आप अवेयर ऑफ हो जाएं। मतलब इन पांचों के अलावा जो छठवां है वो क्या है? जो किससे अलग है? इन पांचों के अलावा फिजिकल से अवेलेबल से अलग है, वो क्या कहेगा? काइंड ऑफ सुपर नेचुरल सेंस। तो सही ये बनेगा आपका, यानी कि पांचवें में क्या बनेगा आपका? फिजिकल। ये हो जाना चाहिए यहाँ पर फिजिकल, फिजिकल कर देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा आपका। ये रहा पूरा कंप्लीट। हालांकि बड़ा इजी था, फिर भी ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता, तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन आप लोगों को किए जाते हैं। और क्लोज टेस्ट एक ऐसा टॉपिक होता है कि इसको आप प्रैक्टिस से ही सीख पाते हैं। बिना प्रैक्टिस के अगर आप सोचें कि एक दो सॉल्व करने से आ जाए तो नहीं आएगा। इट इज़ अ very long process. You'll have to practice it time and again. Time and again you have to go through different close tests या फिर PQRS। अगर इसमें दिक्कत है पैसेज वगैरह तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, कोई ट्रिक नहीं है। ये तो खैर इजी है तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट का है। यहाँ पे भी देखिए 2 डिफिकल्ट वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमारी कोशिश ये है कि इसको ट्रिक से हम लोग सॉल्व करना है। जब हम इसे ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम फिर समझेंगे कि इसकी हिंदी क्या है। चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस, जैसे यहाँ पे उसकी जो परिकल्पना है, तो हिज एक प्रोनाउन है, तो ये है कौन बंदा? सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा, तो वो खोजिए। यानी कि सेंटेंस की शुरुआत ए से नहीं हो सकती, यानी कि ये आंसर तो गया, ये नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, तीसरा देख लेते हैं सी वाला कि इट हैज सिंस बीन प्रूव्ड दैट। अच्छा, इट हैज मतलब कि इस तरीके से, इस प्रकार यह सिद्ध होता है। जब ये सिद्ध हो गया, प्रूफ कर दिया गया, तो यानी पहले कुछ बात हुई होगी, तब प्रूफ करने की बात आएगी, तो सी तो हो ही नहीं सकता। अब बच गया हमारे पास 2 ऑप्शन, बी ए डी सी एंड बी सी डी ए। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक चूज करना है। सेंटेंस एक बात तो तय है, सेंटेंस की जो शुरुआत है वो बी से होगी। द वाटर शेड, किसकी वाटर शेड की बात हो रही है? ऑफ ऑल स्टडीज। कौन सी स्टडीज? ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये देखिए वर्ब है वाज। इसका जो सब्जेक्ट है ये वाटर शेड है। वाटर शेड मतलब क्या पता है आपको? मतलब एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कि कोई एक बड़ा बदलाव आए, एक ऐसा बदलाव आए कि लोगों के सोचने के तरीके में कुछ चेंजेस देखने को मिले, उसे कहा गया वाटर शेड। यानी कि जो एक बड़ा बदलाव आया लोगों के सोचने के तरीके में, वो क्या था बाद में इसको समझेंगे अभी हम। वो था क्या? एन ऑब्जर्वेशन, एक आंकलन था। किसका था? मेड इन, जो कि किया गया था 1889 में। किसके द्वारा किया गया था? स्पेनिश साइंटिस्ट। एक स्पेनिश साइंटिस्ट थे, क्या नाम था इनका? सैंटियागो रेमिनी। क्या कहते हैं इसे? कहाल। इसे कहाल पढ़ेंगे, काजल नहीं पढ़ेंगे, स्पेनिश नेम है इसको, कहाल पढ़ेंगे इसे हम। तो एक साइंटिस्ट थे, स्पेनिश साइंटिस्ट, उनका नाम था सैंटियागो रेमिनी कहाल। इनके द्वारा 1889 में एक ऑब्जर्वेशन किया गया। तो वो जो वाटर शेड है वो इन्हीं का ऑब्जर्वेशन था। अच्छा, किसका जो एक बड़ा बदलाव देखने में किसमें आया? जो भी रिसर्च किए गए, जितने भी रिसर्च, उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को आया। किसका? ये जो तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, उसकी जो भी स्टडीज की गई, उसमें जो एक बिग चेंज, एक जो सोचने के तरीके में जो बदलाव आया, किसकी वजह से आया? वो इनकी वजह से आया, जो कि 1889 में किया गया था। चलिए बी तो हो गया।
अब देखिए यहाँ पे एक नर्वस सिस्टम की बात हुई है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ दिया गया कि अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस, ये पर्टिकुलर पर्सन है, इन्हीं पर्सन के बारे में तो बात हुई है, तो इन्हीं के पर्सन के बारे में बात हुई, तो उनके हाइपोथेसिस की बात हुई, तो वही हाइपोथेसिस वहाँ दिया गया क्या है। तो यानी कि ये सेंटेंस हमारा जो बनेगा सीक्वेंस में वो इस तरीके से बनेगा BADC। ये क्या होना चाहिए आपका, अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस, मतलब इन्होंने जो परिकल्पना दी, नाउ नोन एज, जिसको कि अब जाना जाता है कैसे, एज द न्यूरॉन थियरी, न्यूरॉन थियरी के नाम से जाना जाता है उसको। ईच नर्व सेल, मतलब हर एक नर्व सेल कम्युनिकेट, वो बातचीत करती है विद अदर्स, दूसरे के साथ, थ्रू, किस माध्यम से, कॉन्टिग्यूटी के माध्यम से, रेदर देन कॉन्टिन्यूटी। अब ये कुछ टर्म्स हैं अपने उस नर्वस सिस्टम के, ये बस जानिए। कॉन्टिग्यूटी का मतलब क्या होता है, आपका जो निकटतम, जो बिल्कुल पास में हो। कॉन्टिन्यूटी मतलब जो निरंतरता से बना, यानी कि निरंतरता से ना होकर के, निरंतरता से ना होकर के कॉन्टिग्यूटी यानी कि निकटता से होती है। अब ये जो भी थियरी हो, तो इसकी मीनिंग जो निकल रही है वो ये रही। ए हो गया, ए के बाद क्या, डी, दैट इज का मतलब होता है यानी कि कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट, जुड़े हुए, बट सेपरेट सेल्स, जो अलग अलग सेल्स हैं, एडजेसेंट हैं, इनके बीच में मस्ट टेक प्लेस, वो होने चाहिए अक्रॉस द स्पेस। कैसे अक्रॉस, मतलब पूरे स्पेस में कहीं पर, कैसे, एंड बैरियर्स सेपरेटिंग देम, और जो बैरियर्स हैं वो उनको सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। आगे सी है, सी में क्या है, इट हैज सीन्स बीन प्रूव्ड, इस तरीके से ये बात प्रूव्ड हो गई है, दैट कि कहाल्स थियरी, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं हमारे स्पेनिश, इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, वो यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, लेकिन सेंट्रल आइडिया हैज रिमेन्ड एन एक्यूरेट गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ऑल फर्दर स्टडी। लेकिन जो उन्होंने जो थियरी दी थी वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उस थियरी का जो सेंट्रल आइडिया है वो एक बहुत ही गाइडिंग, मतलब कि एक नेतृत्व करने वाला एक सिद्धांत है। आगे की जो स्टडीज आई उनसे उनको काफ़ी हेल्प, मतलब ऐसा होता है ना कि मान लेते हैं किसी बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, करते 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 भले वो सफल ना हो, लेकिन उससे कई सारे आइडियाज तो निकल के सामने चले आते हैं, भले वो यूनिवर्सली ना हो, लेकिन उसे एक आइडिया काफ़ी हेल्प तो मिली गई कि भाई चलो हमें ये भी नहीं पता था, ये मिल गया, इसके आगे अब हमें ये करना है। ठीक है, ये रहा हमारा एक पहला क्लोज टेस्ट बोल रहा हूँ PQRS। एक और होगा, दो दो आते हैं ना, तो ये रहा तीसरा, ये तो बड़ा आसान सा है, इसे कर ही लेंगे आप लोग, मुझे नहीं लगता कि इसे मुझे बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी बताते हैं। देखिए ए से होगा कि नहीं पहले चेक करते हैं। डैडी यस टेल मी, डैडी ने बोला हाँ बोलो मुझसे, हाँ बोलो मुझसे तो तब ना होगा जब कोई बोलने वाला होगा, तो पहले ढूंढिए कहाँ बोला गया है, यानी सेंटेंस कैन नॉट, द सेंटेंस कैन नॉट स्टार्ट विद ए। दूसरा, लक्ष्मी डैड आई नीड टू स्पीक टू यू, हाँ मिल गया। डैड ये हो सकता है, डैडी मुझे जरूरत है आपसे बात करने की, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, यानी सेंटेंस की शुरुआत तो होगी बी से ही, ये बी हो गया। आगे अब सी होगा क्या, डैड आई थिंक यू आर स्टिल टू यंग फॉर इट। अब डैडी ने बोला कि, बच्ची ने बोलता कि पापा, अब्बा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, पापा क्या बोलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी भी बात करने के लिए, जरूरत से ज़्यादा का मतलब इतनी उम्र नहीं है कि तुम बात नहीं कर सकती मुझसे। टू यंग फॉर इट का मतलब किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए उतना बड़ा ना होना जितने बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, बात तो कोई कर सकता है अपने पिता से। वो इट किसके लिए लगा है, वो मतलब कि स्पीक के लिए तो नहीं हो सकता, तो यानी कि सी नहीं बन सकता। सही क्या बनेगा आपका, BADC। अब इसमें क्या करना है कि ए, डैड ने बोला यस टेल मी, बताओ बेटा क्या बात है। डी देखिए, लक्ष्मी प्लीज बाई मी स्कूटर, प्लीज मेरे लिए एक स्कूटर खरीद दीजिए। डैडी ने अब बोला, डैड ने क्या बोला, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी मतलब कि स्कूटर के लिए बहुत ही यंग हो। टू यंग फॉर समथिंग का मतलब ये होता है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए बड़ा ही वो बहुत ही कम, मतलब उसको तुम नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिख दिया कि टू पुअर फॉर इट, टू पुअर फॉर इट, टू पुअर फॉर इट का मतलब क्या है कि इसके लिए इतने गरीब हो कि तुम्हारे पास नहीं आ सकता। समझ में आई बात। टू पुअर फॉर द हाउस, वो घर इतना महंगा है कि तुम खरीद नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गरीब हो तुम। तो ये रहा हमारा PQRS। तो आसान थे इसके, बहुत बड़े तो नहीं थे, लेकिन ऐसे ही पढ़ते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो लगी कैसी, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं कि सर कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड कर दी जाएँ, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अल्टीमेटली योर कमेंट्स आर माई मोटिवेशन। तो ठीक है, चलते हैं, आज इतना ही रखते हैं, बाय बाय।